एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही, पर पिछले 2 अटेम्प्ट से बेटा 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। पता चले 30 नंबर का डायरेक्ट टैक्स है, उसमें से 10 नंबर का तो यही आ रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग? एब्रीवेटेड एज टीपी। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के बीच में है, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के बीच में है, देन प्रोविजन ऑफ टीपी शैल अप्लाई। फिर टीपी के प्रोविजन लगते हैं। सर क्या बोलते हैं टीपी के प्रोविजन? जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है उस प्राइस को इग्नोर कर दो। हम कौन सा प्राइस कंसीडर करेंगे बेटा? हम आर्म लेंथ प्राइस क्या करेंगे साहब? कंसीडर करेंगे। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है फेयर मार्केट वैल्यू। पर बेटा किस केस में कंसीडर करेंगे? नंबर 1, ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। नंबर 2, पार्टीज आपस में एसोसिएटेड होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड होंगे तो टीपी के प्रोविजन लगेंगे। टीपी के प्रोविजन लगने का मतलब होता है आपका एक्चुअल प्राइस हम इग्नोर कर देंगे। किस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है, हम कंसीडर करेंगे आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब अभी रफ लैंग्वेज में फेयर मार्केट वैल्यू। 2019 से पहले ये चैप्टर केवल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे लगता था। 2019 में इसका स्कोप इंक्रीज करा और लो डाल दिया। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे तो लगेगा ही लगेगा, इवन ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो आज के टाइम अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, आज के टाइम टीपी के प्रोविजन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं और इवन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। इस चैप्टर को बेटा 2 फेज में पढ़ेंगे हम, इंटरनेशनल के ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अलग और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अलग। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, 4-5 लेक्चर भी लग सकते हैं इसमें बेटा। इसको 2 फेज में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल के रिगार्डिंग अलग और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अलग। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या होना चाहिए बेटा? नंबर 1, ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल होनी चाहिए। नंबर 2, पार्टी एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो हो सकता है ट्रांजैक्शन तो इंटरनेशनल हो पर पार्टी आपस में क्या नहीं है बेटा? एसोसिएटेड नहीं है, या पार्टी एसोसिएटेड है पर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल नहीं है। तो टीपी के प्रोविजन नहीं। टीपी के प्रोविजन लगने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल होनी चाहिए और पार्टी एसोसिएटेड होनी चाहिए, तो ही टीपी के प्रोविजन लगेंगे बेटा। और टीपी के प्रोविजन लगने से फर्क क्या पड़ता है? आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस भूल जाओ, किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी है, इग्नोर कर देंगे। हम किसको कंसीडर करेंगे बेटा? आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब अभी रफ लैंग्वेज में क्या होता है बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर? इससे पहले लिखूं, थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ये मान लो बेटा इंडिया में बैठी है आईएनडी लिमिटेड, इंडिया के एंगल से सोचना। यूएसए में बैठी है बेटा यूएसए लिमिटेड, आपको इंडिया के एंगल से सोचना है। ये एसोसिएटेड इंटरप्राइज है, इसने इससे परचेज करी 1000 लाख की। इंडिया के एंगल से परचेज बेटा इनकम है या खर्चा है? इंडिया के एंगल से परचेज इनकम है या खर्चा है? इनकम। यार परचेज कर रहा है तो इनकम है या खर्चा है? खर्चा। खर्चा है। आईएनडी के एंगल से क्या चीज है? उसका एक्सपेंस है। अरे परचेज इनकम कब होने लग गई? मुझे लगा यूएसए वाला इंडिया से परचेज करता है। बार बार आईएनडी बोल रहा हूँ, आईएनडी के एंगल से सोचना है। आईएनडी लिमिटेड ने यूएसए लिमिटेड से परचेज करी 1000 लाख की। आईएनडी के एंगल से क्या है बेटा? ये आपका खर्चा है। आईएनडी की क्या कोशिश रहेगी? ज्यादा से ज्यादा खर्चा क्लेम कर लें। सर परचेजेस थी 1000 लाख की, जबकि इसका आर्म लेंथ प्राइस है 600 लाख। अगर ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और पार्टी एसोसिएटेड है तो लो क्या बोलता है? टीपी के प्रोविजन लगेंगे। टीपी के प्रोविजन लगने का मतलब एक्चुअल प्राइस को भूल जाओ। हम कौन सा प्राइस कंसीडर करेंगे? आर्म लेंथ प्राइस 600 लाख। तो देयरफॉर कितने की परचेजेस अलाउड होंगी? परचेजेस अलाउड कितने की होंगी बेटा? 600 लाख। परचेजेस डिसअलाउड कितने की हो जाएगी? 400। और डिसअलाउड होने का मतलब
इतने से इनकम बढ़ जाएगी। Yes, sir. 400 Profit in lakhs. future. और मजेदार बात तो ये है, ये बढ़ी हुई इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे, आपको बेटा इंटरेस्ट लेंगे, पेनल्टी लेंगे, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, और ये कंसील इनकम मानी जाएगी। इसमें से चैप्टर 6A की डिडक्शन भी नहीं देंगे। इतने से इनकम बढ़ गई, इसमें से चैप्टर 6A की डिडक्शन भी आपको बेटा प्रोवाइड नहीं होगी। ड्रैकोनियस चैप्टर है बेटा ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। एक बार टीपी में फंस गए तबाह बर्बाद है बेटा। आपका अपने एग्जाम्पल में 600 लाख की परचेजेज मानी जाती हैं, 400 लाख की डिसअलाउड हो जाएगी, डिसअलाउड होते ही ये इनकम मानी जाती है, और इनकम भी कंसील इनकम मानी जाती है। सर क्या मतलब कंसील इनकम का? टैक्स, इंटरेस्ट और कंसील इनकम वाली क्या लगेंगी? पेनल्टी लगेंगी। और ये 400 लाख से इनकम बढ़ गई, इस बढ़ी हुई इनकम में से 10AA या चैप्टर 6A की भी क्या नहीं मिलेगी साहब? डिडक्शन नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल 1 में कोई दिक्कत? No, sir. सर फिर इसका रेट सर 60% होगा? नहीं, वो वाली कंसील नहीं, वो अलग होती है, ओके सर, वो रेट में पकड़ में आती है। ओके सर, ओके सर, टैक्स रेट तो नॉर्मल होगा पर वो पेनल्टी लग जाती है ना। ठीक है सर, ओके। चलो जी, एग्जाम्पल 2, ये परचेज का केस था, अब की बार सेल का ले लेते हैं। IND लिमिटेड USA लिमिटेड को सेल करी 5000 लाख की। IND के एंगल से सोचना, सेल इनकम है या खर्चा है? इनकम इनकम है। इनकम है। इनकम को नलाए के क्या करने की कोशिश करता होगा? कम करने की। पता चले इसका ALP है 8000 लाख। तो अगर ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और पार्टी एसोसिएटेड है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, पार्टी एसोसिएटेड है, तो लो क्या बोलता है? भूल जाओ एक्चुअल प्राइस को, हम किसको कंसीडर करेंगे? आर्म लेंथ प्राइस। तो सेल कितनी मानी जाएगी? तो इनकम कितने से बढ़ जाएगी? 8,000 lakhs. और ये बढ़ी हुई इनकम क्या मानी जाएगी? Conceal income. क्या फर्क पड़ेगा भाई? टैक्स दे दे, इंटरेस्ट दे दे, कंसील इनकम वाली पेनल्टी क्या कर दे? पे कर दे। और ये जो इनकम बढ़ गई इतने से, इसमें से चैप्टर 6 से 10AA कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर कंसील इनकम एक बार दोबारा रिवाइज करना, क्या बताया था आपने? ये 3000 लाख की कंसील इनकम मानी जाती है। इसके ऊपर टैक्स लेते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। जी कंसील इनकम की जो पेनल्टी होती है वो पेनल्टी लेते हैं, पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में पेनल्टी कितनी है, वो पेनल्टी लेते हैं बेटा। और दूसरा, इनकम जो बढ़ गई उसमें से चैप्टर 6 से और 10AA वाले बेनिफिट नहीं मिलते। सर ये वर्ड क्या लिखा है? इनकम इन इंक्रीज बाय 3000 लाख से इनकम बढ़ जाएगी ना बेटा। हाँ जी ठीक। अब एक इशू देखना क्या है कि क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है प्रैक्टिकल लाइफ में, और फिर लॉ ने उसका क्या आंसर दिया। मान लो परचेज का ही केस ले लेता हूं। IND लिमिटेड, USA लिमिटेड परचेज करी 1000 लाख की। इसका ALP एक बार तो मैं ले रहा हूं कम, 900 लाख। ये भी तो हो सकता है कि ALP ज्यादा हो। ये भी तो हो सकता है ALP ज्यादा हो। हाँ जी तो केस ए का तो आंसर क्या होगा? केस ए का आंसर, सर आपने बोला 1000, लो की नजरों में 900, तो परचेजेस कितने की मानी जाएंगी? परचेजेस कितने की मानी जाएंगी? 900 लाख की। तो देयरफॉर परचेजेस डिसअलाउड 100 लाख से इनकम बढ़ जाएगी। उसको बार बार बोलने की आदत डाल लो, वो आगे की सेक्शन है जो मैं यहीं कवर कर रहा हूँ। इतने से इनकम बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई इनकम क्या मानी जाएगी? कंसील इनकम। चैप्टर 6 से कंसील इनकम मानी जाएगी। टैक्स लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, कंसील इनकम वाली पेनल्टी लगाएंगे, और इस बढ़ी हुई इनकम में से चैप्टर 6 से या 10AA का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। से यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये तो हुआ केस 1।
अब केस 2 असेसी कह रहा है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, एसोसिएटेड इंटरप्राइज है, तो टीपी के प्रोविजन लगाओ। टीपी बोलता है एक्चुअल प्राइस को इग्नोर करो, इसको लो। अब असेसी कह रहा है मुझे 1200 लाख की डिडक्शन दो, परचेज मेरे लिए खर्चा है, मेरी एक्चुअल परचेज वैसे तो 1000 लाख है, एएलपी निकल के आ रहा है 1200 लाख, और टीपी के प्रोविजन मैंडेटरी हैं, तो इसको क्या 1200 लाख अलाउड करें? नो सर। नो सर। अगर 1200 कर दिए तो डिपार्टमेंट को नुकसान हो जाएगा। हाँ जी। यस सर। तो लो ध्यान से सुनो क्या बनाया नालायकों ने। अगर टीपी के कारण डिपार्टमेंट को रिवेन्यू लॉस है तो हम भूल जाएंगे ऐसा कोई चैप्टर भी है। देख रहे हो कितना बढ़िया लो है रिवेन्यू बाइस। अगर टीपी के कारण डिपार्टमेंट को क्या है बेटा, रिवेन्यू लॉस है, जैसे केस 2 लॉस नजर आ रहा है यहाँ तो। यस सर। तो इस केस में टीपी के प्रोविजन नहीं लगेंगे। टीपी के प्रोविजन नहीं लगेंगे इसका क्या मतलब, एक्चुअल प्राइस शैल बी द आर्म लेंथ प्राइस। यस सर। यस सर। एक्चुअल प्राइस को ही हम क्या मान लेंगे, फाइनल प्राइस मान लेंगे। तो केस 2 में क्या लिखूं, परचेज केस 2 में क्या लिखें, परचेज 1000 लाख। टीपी shall प्रोविजन not apply. ये लिखा हुआ है सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 में। इस चैप्टर में मजेदार बात ये है बस सेक्शन एक ही है 92, वो अलग बात है इसकी बहुत सारी सीरीज है 92, 92A, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, ठीक है। हाँ जी। तो इस केस में टीपी के प्रोविजन नहीं लगेंगे तो मैं बोल सकता हूँ मेरी परचेज ही एक्चुअल परचेज हो जाएगी। जी सर। तो कितना डिसअलाउड होगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सर। सारी की सारी अलाउड है। तो जब जब डिपार्टमेंट को टीपी के कारण रिवेन्यू लॉस होगा तब तब टीपी के प्रोविजन ही नहीं लगेंगे। इस चैप्टर में इतने पागल हो जाएंगे बेटा, हम इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ये, क्योंकि आता ही डिटेल में है ये। वो बीच में फिर एकदम झटका ये लगता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उसमें टीपी के कारण डिपार्टमेंट को लॉस होता है, तो आंसर होगा टीपी के प्रोविजन ही नहीं लगेंगे। वो एक्चुअली इतना डिटेल में पढ़ना होता है बेटा ये चैप्टर के, दिमाग घूम जाता है। बस फिर अपने को टीपी टीपी नजर आता है कि जहां इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एसोसिएटेड है लगा दो टीपी। ये भी चेक कर लेना एसएससी के डिपार्टमेंट के फेवर में है या अगेंस्ट है। तो टीपी के प्रोविजन कब लगेंगे, जब टीपी के प्रोविजन डिपार्टमेंट कब के फेवर में लगेंगे, होगा, जब वो डिपार्टमेंट के फेवर में होगा। और अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट निकल के आ रहा है तो नहीं लगेंगे। टीपी प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। तो एक बार जरा अब क्रक्स लिख लो। टीपी के प्रोविजन कब लगते हैं, व्हेन देयर इज, बोलो, associated enterprise and international transaction. व्हेन देयर इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड Associated enterprise. such transaction is entered into between रिश्तेदार, एसोसिएटेड enterprises. When there is international transaction and such transaction is entered into between associated enterprise, then क्या होगा बेटा, Provisions of TP shall apply. और एक इंपॉर्टेंट नोट डाल दो, फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2009 provision of TP shall also applicable to अरे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो इस चैप्टर को ना बेटा मैंने दो फेज में बांट रखा है। अगर बुक में देखोगे तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के नाम से अलग से चैप्टर मिलेगा, क्योंकि दोनों को इकट्ठा लेके चलूंगा तो होश पोश होगी। इंटरनेशनल पे टाइम लगा लो, स्पेसिफाइड तो बेटा मैं 10 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा, इंटरनेशनल से कट कॉपी पेस्ट है वो। तो जो 4-5 लेक्चर लगाने इंटरनेशनल पे लगा दो,
स्पेसिफाइड तो 5 ही मिनट में बेटा उससे बस टैली करवाता हूं कि ये प्रोविजन सेम है। ठीक है जी, यस सर। Yes, sir. आपके सामने लो है बेटा, उस लो से टैली करवा देता मैं, या भी नहीं है? नहीं है। सर है सर। चलो एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल क्या, फिर मैं सेक्शन से शुरू हो जाता हूं। सेक्शन 92 सबसेक्शन 1, ये है चार्जिंग सेक्शन ऑफ टीपी। ये क्या बोलती है? एनी इनकम और एक्सपेंस arising in international transaction shall be determined having regard to arm length price। फुल फॉर्म लिख लेना। चाहे इनकम का केस हो चाहे खर्चे का केस हो, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से है तो वो किसके हिसाब से निकलेगा? आर्म लेंथ प्राइस। चाहे इनकम का केस हो चाहे बेटा आपका खर्चे का केस हो, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से निकालनी है, चाहे इनकम निकालें चाहे खर्चा निकालें, वो किसके बेसिस पे निकलेगा बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। जब तक आर्म लेंथ प्राइस नहीं पड़ा, इसका मतलब याद कर लेना फेयर मार्केट वैल्यू। जब तक आर्म लेंथ प्राइस नहीं पड़ा मतलब याद कर लेना इसका फेयर मार्केट वैल्यू। एम आई क्लियर? जी सर। नेक्स्ट बेटा सेक्शन 92 सबसेक्शन 2, एलोकेशन और apportionment of common expense shall also made having regard to arm length price। Allocation or apportionment of common expense shall also made having regard to arm length price। क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये एक एग्जाम्पल लिखो। ये है बेटा यूनिलीवर, कहाँ की? यूके की। वर्ल्ड की हर कंट्री में इसकी सब्सिडी है। इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर, अफ्रीका में अफ्रीका यूनिलीवर। अब यूनिलीवर ये बेटा R&D के ऊपर कुछ एक्सपेंस कर रही है। कोई साबुन बना रही है, कोई शैम्पू बना रही है, साबुन बना रही है बेटा, कुछ भी एग्जाम्पल एक कि एक बार नहा लें, साल भर तक नहाने की जरूरत नहीं, कुछ भी मतलब आपका बेटा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये R&D कर रही है। R&D के ऊपर खर्चा आ गया बेटा इसका 100 करोड़ रुपए। ये R&D का बेनिफिट केवल यूनिलीवर को मिलेगा या बाकी सबको भी मिलेगा? सबको मिलेगा बेटा, HUL को भी, PUL को भी, AUL को भी। तो यूनिलीवर ने क्या करा, कुछ कुछ बर्डन बेटा इन कंपनी के ऊपर भी डाल दिया कि आप भी अमाउंट दो। केवल होल्डिंग कंपनी ही क्यों सारे खर्चे करे, बेनिफिट तो सब्सिडी को भी मिलना है। तो सब्सिडी को भी बोल दिया कुछ कुछ पोर्शन आपको भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये कॉमन खर्चा है, उसने एलोकेट कर दिया 100 करोड़। 100 करोड़ में HUL को बोल दिया 60 करोड़ तो आप दो। पाकिस्तान तो नालायक सी कंट्री है, मान लो 10 करोड़ चलो आप दो। अफ्रीका बेचारे गरीब हैं, इनसे बोल दिया आप 20 दे दो। सर ये तो 90 हुआ, बाकी 10
यूनिलीवर ने खुद कर दिए होंगे। तो लोग कह रहे हैं HUL, हमें तो इंडिया के एंगल से पढ़ना है, इसने जो ये 60 करोड़ रुपए दिए हैं ये HUL के हिसाब से एक्सपेंस है? Yes. हाँ करो। हाँ जी। लॉस इज, ये जो खर्चा दिखाया है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए। भाई ये 60 करोड़ रुपए किस बेसिस पे दिखा दिए? कहीं ऐसा तो नहीं बोगस खर्चे क्लेम कर जाएं? आप एलोकेट करो, मना नहीं है। HUL आप पार्टिसिपेट करो, कॉमन खर्चों में मना नहीं है, पर कोई रीजनेबल तो हो ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। इसके लिए डालिए सेक्शन 92 सबसेक्शन 2, कॉमन खर्चे की जो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट होगी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस होगी। कहीं मेथड पढ़ाऊंगा इसके लिए कैसे करते हैं ये। कॉमन खर्चे की जो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है, सर एक बार रिवाइज कर दीजिए, लास्ट में रिवाइज कर दें। एक कॉमन खर्चा था, एक कॉमन जी। खर्चे में बेटा आपका इंडियन कंपनी का शेयर आ रहा है 60 करोड़ रुपए, टोटल खर्चा 100 करोड़ रुपए था, हाँ जी। बाकी सबका शेयर 30 करोड़ रुपए। तो लोग कह रहे हैं भाई ये HUL ही एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बोगस खर्चा क्लेम कर जाएंगे? हाँ जी। क्योंकि खर्चा ज्यादा दिखाएंगे तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो लॉस हाँ इज जी। कॉमन खर्चे की शेयरिंग करो पर कुछ रीजनेबल बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी। और एग्जांपल दे दूं? नहीं नहीं समझ आ गया सर। लो नहीं दूसरा दे देता हूं। दे दो सर दूसरा एग्जांपल। ये एक USA लिमिटेड है, ये एक IND लिमिटेड है, ये इसकी एसोसिएटेड है UK लिमिटेड। ये दोनों आपस में एसोसिएटेड है और ये दोनों मिलके इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। USA लिमिटेड आपका बेटा ये हो गया सर्विस रिसिपिएंट, ये सर्विस लेने वाला। UK और IND लिमिटेड कौन है बेटा? सर्विस प्रोवाइडर। बनाने वाले। अब ये दोनों मिलके उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और इसने बोल दिया जी कंसिडरेशन जो होगा, फीस जो पे करेगा $1 लाख। 1 लाख IND के हैं, UK के हैं या दोनों के हैं? दोनों के सर। थोड़ा तेज बोलो बेटा। दोनों के सर। ये फीस जो मिलेगी दोनों के लिए है बेटा। अब उसमें हुआ क्या, UK वाले ने रख लिया $90,000 और इंडिया वाले के केवल $10,000। तो इंडिया के एंगल से पढ़ो, ये इनकम का केस है खर्चे का केस है? इनकम का। इनकम का केस है तो भाई इस इनकम का भी तो रीजनेबल बेस होना चाहिए। और 90,000 UK वाले को किस बेस पे दिया है? तो ये भी जो एलोकेशन अपॉर्शनमेंट होगी कॉमन चीजों की ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस होगी। मतलब ये नहीं कि रैंडम बेस पे आप कुछ भी दिखा दें। ठीक है, आप दोनों ने मिलकर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, ठीक है, फिर आप इनकम भी तो आप दोनों की है, पर इनकम जो आप दोनों की है ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे हम। ठीक है सर। ठीक है, सर ये सबसेक्शन 2 में लिखा है कि इनकम Subsection भी 2. एलोकेट। सर इसमें Subsection आपने 2 बेटा। एक्सपेंस लिखवाया है सर। इनकम हाँ और जी। एक्सपेंस सर। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो ये। ठीक है सर। हाँ, आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सर। यस सर। चलें जी, नेक्स्ट आए 92(2)(a). यह है चार्जिंग सेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो सेपरेट चैप्टर है बेटा, वहीं डिस्कस करूं इसको मैं, क्यों यहाँ टाइम वेस्ट करें ना। ठीक है, हाँ जी सर। फाइनेंस एक्ट 2009 से इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा ये। तो ये आउटस्टैंडिंग है मेरे ऊपर, आखिरी तक आउटस्टैंडिंग है जब तक ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर खत्म नहीं होगा। और 92 सबसेक्शन 3 क्या था? Will not apply. प्रोविजन ऑफ टीपी शैल नॉट अप्लाई इफ देयर इज लॉस टू
डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टीपी प्रोविजन, ये था। जी सर। If there is loss to department due to TP provision, if there is loss to department on account of TP provision, तो सेक्शन 92 की सीरीज कंप्लीटली वाइंड अप हो गई। इससे पहले मैं आगे चलूँ, छोटे छोटे पॉइंट फॉर्म में एक बार रिवाइज करा दो। 92 सबसेक्शन 1, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चाहे इनकम की हो चाहे एक्सपेंस की हो, किसके हिसाब से डिटरमाइन होगी? ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। 92 सबसेक्शन 2, कॉमन खर्चे की एलोकेशन अपॉर्शनमेंट भी जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। 92(2)(a, चार्जिंग सेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। एंड 92 सबसेक्शन 3, टीपी के प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर टीपी के कारण डिपार्टमेंट को क्या होता है बेटा? रेवेन्यू लॉस होता है। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सर। बढ़ू आगे। जी सर। एक बार छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं बेटा आर्म लेंथ प्राइस की। आर्म लेंथ प्राइस इसको डिफाइन किया 92F ने, सेक्शन 92F। वो प्राइस जो अनएसोसिएटेड के बीच में डिटरमाइन हुआ है इन अनकंट्रोल कंडीशन, प्राइस डिटरमाइन बिटवीन, बोलो, unassociated enterprises. In uncontrolled condition. unassociated enterprise in uncontrolled condition। जो प्राइस अनएसोसिएटेड के बीच में डिटरमाइन होता है और कंडीशंस के ऊपर किसी टाइप का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जो प्राइस अनएसोसिएटेड के बीच में होता है और प्राइस बाइज्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्म लेंथ प्राइस। तो फेयर मार्केट वैल्यू ही होगा बेटा। सर मतलब क्या कहना चाहता है ये लैंग्वेज से? IND लिमिटेड, USA लिमिटेड, इसने इसको सेल करी 1000 लाख की, और ये आपस में क्या है बेटा? एसोसिएटेड। ये आपस में क्या है बच्चे? एसोसिएटेड हैं। यही ट्रांजैक्शन अगर अनएसोसिएटेड के साथ करते, लेट अस से दुबई लिमिटेड अनएसोसिएटेड है, यही ट्रांजैक्शन अगर अनएसोसिएटेड के साथ करते तो कितने पे करते? लेट अस से 1500 लाख पे करते। USA वाला तो हमारा रिश्तेदार है इसलिए उसको सस्ता बेचा है, दुबई वाला ये हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है, ये तो अनएसोसिएटेड है और प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है बेटा, इंडिपेंडेंट है, मार्केट फोर्स है बेटा ये तो ये प्राइस कितना है? 1500। तो अपने एग्जाम्पल में आर्म लेंथ प्राइस कितना माना जाएगा? 1500 लाख। क्या फर्क पड़ेगा आगे बताओ? सर ये एसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड 1000 नहीं मानी जाएगी, सेल 1500 मानी जाएगी। 500 लाख से इनकम बढ़ जाएगी, वो बढ़ी हुई इनकम कंसील इनकम होगी, टैक्स, इंटरेस्ट और कंसील इनकम वाली पेनल्टी लेंगे, चैप्टर 6 से और 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना? जी सर। बच्चे की क्वेरी होती है सर अगर ये 1500 लाख की जगह 900 लाख होता तो हम वो 92 3F तो 92 सबसे बहुत बढ़िया ये आंसर दिया है बेटा लो का। 92 सबसेक्शन 3 लग जाता, फिर प्रोविजन ऑफ टीपी शैल नॉट अप्लाई।
सर इनकी भी डेफिनेशन है एसोसिएटेड एंटरप्राइज और अभी एसोसिएटेड पढ़ाऊंगा, मेजर तो वही है। ठीक है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की भी डेफिनेशन है और एसोसिएटेड की भी डेफिनेशन है। क्लियर? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? आर्म लेंथ प्राइस की डेफिनेशन समझ में आ गई? एक बार हिंदी में बोलना। वो प्राइस जो अनएसोसिएटेड के बीच में डिटरमाइन हुआ है इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन, उस प्राइस को बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस, रफ लैंग्वेज में फेयर मार्केट वैल्यू। शैल आई मूव ऑन? सर ये मैं लिख रही हूँ सर, क्या बोला, जो प्राइस अनएसोसिएटेड प्राइस के बीच ये में। जो ऊपर लिखा था ये हाँ ठीक है सर। प्राइस जो डिटरमाइन हुआ है अनएसोसिएटेड इंटरप्राइज के बीच में इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन, उस प्राइस को बोलते हैं बेटा हम आर्म लेंथ प्राइस। चलें आगे। जी सर। सर ये जो बोल रहा है एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, तो वो जब भी ये ट्रांजैक्शन एक बार दोबारा बोलें बेटा। सर ये बोलो जो आपने बोला ना एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 और 10AA नहीं मिलेगा, तो जैसे ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा तो वो नहीं मिलेगा, या जो कंसील पकड़ी गई है, जो बढ़ी है उसके कारण। ओके ओके जो 500 है, 500 बढ़ गई ना, यस सर यस सर यस। उस बढ़े हुए में से बाकी 1000 में से तो मिलेगा ही। ओके ओके सर। बढ़ी हुई वाली कंसील मानी है, पूरी थोड़ी ना कंसील मानी है। यस सर। जितने से बढ़ गई इनकम वो कंसील मानी जाती है, उसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेते हैं और उस बढ़ी हुई कंसील इनकम में से चैप्टर 6A के बेनिफिट नहीं मिलते। ठीक है? जी सर। करें स्टार्ट? यस सर। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा 92A, मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। मैं IND बन जाता हूं, आप USA। आप और मैं एसोसिएटेड कब माने जाएंगे? टोटल 12 या 13 रिलेशन हैं, सुनने पे ध्यान देना फिर लिखवाऊंगा। टोटल 12 या 13 रिलेशन है जब आप और मैं एसोसिएटेड माने जाएंगे। मैं कौन हूं बेटा? IND लिमिटेड इंडियन पार्टी। आप कौन है? USA लिमिटेड USA की पार्टी। आप और मैं एसोसिएटेड कब माने जाएं? बोलूं? जी सर। यस सर। 5-5 के ब्लॉक में बनाते हैं, उनको रिवाइज करते हैं और फिर आखिरी में लिखेंगे। पहला, अगर एक दूसरे के बिजनेस में हमने बेटा 26% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं, आपने मेरे बिजनेस में या मैंने आपकी कंपनी में बेटा 26% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं, तो लो की नज़रों में हम एसोसिएटेड इंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा? जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी है वो इग्नोर हो जाएगा। कौन सा प्राइस कंसीडर होगा फिर? आर्म लेंथ प्राइस। रिवाइज करो, लिखना कुछ मत बेटा, बोलना जरा दोबारा एक बार। अगर एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, तो ये इंटरप्राइज आपस में क्या मान ली जाएंगी? एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। कोई एक बच्चा मुझे 26% का लॉजिक बताए। सर 75%। SR पास कराने SR ब्लॉक करने की पावर आ जाती है। Yes. अगर आपके 26% शेयर मेरे पास हैं तो आपका SR स्पेशल रेजोल्यूशन तभी पास होगा जब मैं चाहूंगा। तो मेरे पास इतनी बड़ी पावर है कि मैं आपका SR ब्लॉक कर सकूं। तो लो मान के चल रहा है, कहीं ना कहीं रेट के साथ छेड़खानी कर देंगे, ये प्राइस के साथ पक्का छेड़खानी होगी। मान लो पार्टीज आपस में क्या है बेटा? एसोसिएटेड है। ये सर लॉजिक समझ में आ रहा है ना? इसे वोटिंग पावर नहीं कर देना चाहिए? किसको बेटा? लॉ में Yes, तो sir. वोटिंग पावर ही लिखा है। हाँ, Yes, sir. ठीक बेयर एक्ट पढ़ोगे वहां तो वोटिंग पावर ही लिखा है। ओके सर, ठीक। ठीक है सर। चलो जी, पहला दोबारा लास्ट टाइम, अगर एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है तो ये इंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड मान ली जाती है। सेकंड, सुनने पे ध्यान देना, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? एक इंटरप्राइज ने दो इंटरप्राइजेज में 26% या उससे ज्यादा आपकी इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं। एक इंटरप्राइज ए लिमिटेड, इसने बी लिमिटेड और सी लिमिटेड में दोनों में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं।
तो वो दोनों इंटरप्राइज बी और सी ये भी आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। बी और सी ये भी आपस में क्या मान ली जाएंगी बेटा? एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। तो दोबारा दोनों पॉइंट बोलना। एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं। नंबर 2, एक इंटरप्राइज ने दो इंटरप्राइजेज में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, तो वो दोनों इंटरप्राइजेज भी आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। तीसरी, एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज को कोई लोन और एडवांस दिया जो रिसिपिएंट इंटरप्राइज की टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट के 51% या उससे ज्यादा है। मैंने आपको कोई लोन दिया और वो लोन कितना होना चाहिए? आपकी बुक वैल्यू ऑफ असेट के 51% या उससे ज्यादा। फिगर से खेलते हैं। आपकी बुक वैल्यू ऑफ असेट 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ का 51% 51 करोड़। तो अगर मैंने आपको 51 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन दे रखा है तो आप और मैं एसोसिएटेड मान लिए जाएंगे। दोबारा बोलता हूं, अगर आपके बेटा बिजनेस असेट कितने की है साहब? असेट की वैल्यू अगर आपकी 100 करोड़ रुपए है तो आप और मैं एसोसिएटेड कब होंगे? जब 51 करोड़ या उससे ज्यादा का मैंने आपको क्या कर रखा हो? लोन दे रखा हो। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, मैंने लोन नहीं दिया, लोन आपने मार्केट से ले रखा है। मैंने तो उसकी गारंटी दे दी कि अगर आप पे नहीं करोगे तो मैं पे कर दूंगा। लोन मैंने नहीं दिया, लोन आपने मार्केट से ले रखा है। मैंने उसके 10% या उससे ज्यादा की गारंटी दे दी कि अगर आप पे नहीं करोगे तो पे मैं कर दूंगा। लॉसेस भाई क्यों गारंटी दे रहा है? अगर गारंटी दे रहा है तो पक्का कहीं ना कहीं आपस में क्या है? कनेक्शन है। मान लो ये पार्टीज आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। 4 हो गए। पांचवा पॉइंट बेटा, अगर मैंने आपके आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, मोर देन हाफ, अगर मैंने आपकी कंपनी में आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं या एक फुल टाइम डायरेक्टर भी अपॉइंट कर रखा हो तो आप और मैं एसोसिएटेड मान लिए जाएंगे। यानी कि ये मोर देन हाफ पार्ट टाइम की बात कर रहा होगा बेटा, क्योंकि फुल टाइम तो अगर मैंने एक डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिया तो आप और मैं क्या हो जाएंगे बेटा? एसोसिएटेड हो जाएंगे। आपकी कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर हैं, उसमें से अगर 6 या उससे ज्यादा डायरेक्टर मैंने अपॉइंट कर रखे हैं या एक फुल टाइम डायरेक्टर भी मैंने अपॉइंट कर रखा है तो आप और मैं क्या मान लिए जाएंगे बच्चे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। कितने पॉइंट हो गए बेटा? 5। Yes, sir. यस सर। एक बार पांचों को बोलो और फिर मैं 5 लिखवा देता हूं। पहला, एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं। दूसरा, एक इंटरप्राइज ने दो इंटरप्राइजेज में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं, तो वो दोनों इंटरप्राइज भी आपस में एसोसिएटेड हैं। तीसरा, एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज को कोई लोन और एडवांस दिया जो रिसिपिएंट इंटरप्राइज की बुक वैल्यू ऑफ असेट के 51% या उससे ज्यादा है। चौथा, एक इंटरप्राइज ने लोन ले रखा है मार्केट से, दूसरी इंटरप्राइज अगर उसके 10% या उससे ज्यादा की गारंटी दे दे कि अगर इसने नहीं दिया तो मैं दे दूंगा, तो ये पार्टी आपस में एसोसिएटेड है। पांचवा, एक इंटरप्राइज दूसरे इंटरप्राइज में आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करती है या एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिया तो ये मान लिया जाता है बेटा पार्टी आपस में एसोसिएटेड है। तो सेकंड पॉइंट समझा दो मुझे, नहीं समझा। लिखो, लिखते हुए समझाता हूँ। अब मैं सर, डायग्राम सर- फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, बेयर एक्ट अपना नोट से देखते रहना। सर जो सेकंड पॉइंट में आपने बताया कि एक कंपनी बी इसको और लिख लो बेटा, मैं समझा रहा हूँ ना, डायग्राम में लिख लो। या तो आईएनडी ने यूएसए में 26 या उससे ज्यादा, या यूएसए ने आईएनडी में। ये फ्लो कहीं भी कहीं से हो सकता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। 26% और मोर क्या है? वोटिंग शेयर्स। शेयर इक्विटी शेयर्स। तो ये पार्टीज आपस में क्या मान ली जाएंगी बेटा? एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। ये है पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट क्या था? डायग्राम में बनाता हूं। ए लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, इसमें भी 26% या उससे ज्यादा शेयर हैं। इसमें भी 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स हैं।
तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों तो ए पॉइंट के कारण एसोसिएटेड हो गए, ए और एक्स और ए और वाई, बोल सकता हूं ना। हाँ जी सर। यस सर। तो फिर बी पॉइंट किसको डील करता है? एक्स और वाई को। ये भी एसोसिएटेड मान लिए जाएंगे सेकंड पॉइंट के कारण। ये है सेकंड पॉइंट। क्लियर? जी सर। तीसरा, एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज को क्या दिया बेटा? लोन और एडवांस, लोन। जो कि कितना है? 50% ऑफ बुक वैल्यू। 51% और मोर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट। किसकी? लोन देने वाले की या लेने वाले की? लेने वाले की। लेने वाले की। 51% और मोर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑफ रिसिपिएंट इंटरप्राइज, जिसने लोन लिया है। एग्जाम्पल बना दूं एक दो? हाँ जी सर। IND लिमिटेड, USA लिमिटेड, IND लिमिटेड ने USA लिमिटेड को कोई लोन और एडवांस दिया। इसकी बुक वैल्यू ऑफ असेट है 1000 करोड़। लोन और एडवांस दिया 400 करोड़ का, 500 करोड़ का, 600 करोड़ का, 800 करोड़ का। 4 क्वेश्चन है अलग अलग। किन किन केसेस में एसोसिएटेड माने जाएंगे? पहला आओ, पहला कितना परसेंट बन रहा है? परसेंटेज 400 करोड़। परसेंट कितना बन रहा है ये? 40%। सर 40%। तो मैं बोल सकता हूँ ये एसोसिएटेड इंटरप्राइज नहीं होगी। नहीं है। बी में कितना परसेंट बन रहा है? 50%। और देख के बताओ हमें कितना चाहिए कम से कम। 51। 1 और मोर। तो ये भी एसोसिएटेड इंटरप्राइज नहीं है। सी में कितना बन रहा है? 60। 51 या उससे ज्यादा हो गया? यस सर। एसोसिएटेड इंटरप्राइज है। डी में 80%। 80%, 51% या उससे ज्यादा है, यस सर। एसोसिएटेड इंटरप्राइज है। क्लियर? यस सर। जी सर। तीसरा पॉइंट था बेटा ये। चल आई मूव ऑन? यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, एक इंटरप्राइज मार्केट से लोन लिए बैठी है और दूसरी इंटरप्राइज क्या कर रही है बेटा? गारंटी गारंटी दे रही है। कितने की गारंटी है बेटा? 10%। गारंटी 10% और मोर। 10% or more of borrowings made by other enterprises। ये परसेंटेज याद कर लेना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी ये। इक्विटी शेयर में 26% या उससे ज़्यादा, लोन में 51% या उससे ज़्यादा, गारंटी में 10%। 10% या उससे ज़्यादा। कोई दिक्कत चौथे में? नो सर। पांचवा, एक इंटरप्राइज दूसरी इंटरप्राइज में
क्या करती है बेटा? अपॉइंट करती है डायरेक्टर या तो 50% से ज्यादा डायरेक्टर, मोर देन हाफ डायरेक्टर्स, या वन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वन या मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक इंटरप्राइज दूसरी इंटरप्राइज में या तो आधे से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करती हैं, 10 हैं तो कम से कम कितने अपॉइंट कर रखे हो बेटा? 6, या एक या उससे ज़्यादा अगर फुल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट कर रखा है तो लॉ से बहुत बड़ी पावर होती है डायरेक्टर अपॉइंट करना। ये मान लो पार्टीज आपस में क्या है बेटा? एसोसिएटेड है। एफ ये इससे कनेक्टेड है, ई और एफ। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ए ने बी में क्या कर रखे हैं बेटा? मोर देन हाफ डायरेक्टर या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऐसे ही ए ने सी में मोर देन हाफ डायरेक्टर या वन होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है बेटा। तो ए और बी कौन से पॉइंट में आएंगे? ई में। ए और सी कौन से पॉइंट में आएंगे? ई में। तो फिर एफ किसको डील कर रहा है? बी और सी को। बी और सी भी एसोसिएटेड मान लिए जाएंगे एफ के कारण। क्लियर? हाँ जी सर। बुक में मैंने सबके एक एक एग्जांपल दे रखे हैं प्रैक्टिकल के। सर एक क्वेश्चन है, बोलें। जैसे इसकी लैंग्वेज जो है प्रॉपर क्या है कि मतलब अपॉइंट कर रखे हैं या फिर पावर भी है तो भी, मतलब एक अपॉइंट करने की पावर होती है। हाँ, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है बेटा, मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ वन एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय अपॉइंटेड। अनदर एंटरप्राइज। अपॉइंट कर रखे हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके सर। जी सर। चलो ई एफ के बाद जी कौन सा 7वां पॉइंट है? ये 8वां। हाँ, 7वां तो बनेगा। 7वां। एक इंटरप्राइज जितना भी प्रोडक्शन करती है उसका 100% प्रोडक्शन दूसरे के आईपीआर के ऊपर बेस्ड है। एक इंटरप्राइज जितना भी प्रोडक्शन करती है उसका 100% प्रोडक्शन दूसरे के आईपीआर के ऊपर बेस्ड है। नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क उसके ऊपर क्या है बेटा? बेस्ड है। मारुति उद्योग लिमिटेड जितना भी प्रोडक्शन करती है सारा सुजुकी जापान का है बेटा। इंटेलेक्चुअल तो सारा किसका है? सुजुकी जापान का है। तो लॉ सेज अगर सुजुकी जापान अपना आईपीआर हटा ले मारुति का प्रोडक्शन वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। जी सर। आप और मैं आपस में खेलते हैं, आपका 100% प्रोडक्शन मेरे आईपीआर के ऊपर चल रहा है, मेरे ट्रेड सीक्रेट नो हाउ पेटेंट के ऊपर चल रहा है। अगर मैं उसको विड्रॉ कर लूँ तो आपका 100% प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। तो कितनी बड़ी पावर है मेरे पास। तो आपस में अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो लो मान के चल रहा है कि प्राइस के साथ क्या पॉसिबिलिटी है बेटा? छेड़खानी पॉसिबिलिटी है। आपस में क्या एज्यूम कर लो? पार्टीज को एसोसिएटेड एंटरप्राइज एज्यूम कर लो। लिखो। यस सर। IND लिमिटेड, यूएसए लिमिटेड, इसको कैसे लिखें? 100% प्रोडक्शन ऑफ वन एंटरप्राइज is based on IPR of other enterprise। तो पॉइंट नंबर 7 लग जाएगा बेटा आपका। ये मान लिया जाएगा पार्टीज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। क्लियर?
Yes, sir. नेक्स्ट बेटा, एक इंटरप्राइज, EFG के बाद क्या आता है? H, 8वां पॉइंट हो गया ना ये। हाँ जी सर। एक इंटरप्राइज साल में जितना भी रॉ मटेरियल यूज करती है उसका 90% या उससे ज़्यादा तो बेटा वो दूसरी इंटरप्राइज से लेती है। आपस में खेलते हैं। आप पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसका 90% या उससे ज़्यादा तो मैं आपको देता हूँ, यानी कि बाय एंड लार्ज आपका 100% प्रोडक्शन मेरे रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। भाई 90 या उससे ज़्यादा 100 के नज़दीक ही हो गया। यस सर। पूरे साल में आप जितना रॉ मटेरियल हाँ जी, यूज सर। करते हैं उसका 90% या उससे ज़्यादा बेटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये मान लिया जाता है कि पार्टीज आपस में क्या है? एसोसिएटेड इंटरप्राइज हैं। तो इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? IND लिमिटेड और USA लिमिटेड। एक इंटरप्राइज दूसरी इंटरप्राइज को कितना रॉ मटेरियल दे रही है? 90% or more. Used by another enterprise. 90% or more of raw material used by another enterprise. ठीक है जी। जी सर। H के बाद I ओपन एंडेड है बेटा। एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइजेस को कोई गुड्स या आर्टिकल क्या करे हैं बेटा? सप्लाई करे हैं, और AO को लगता है कि आर्म लेंथ प्राइस नहीं है तो मान लेगा पार्टी एसोसिएटेड है। एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज को क्या करी है बेटा? कोई गुड्स और आर्टिकल सप्लाई करे हैं, और ये लगता है कि प्राइस के साथ क्या कर रखी है बेटा? छेड़खानी कर रखी है। तो मान लिया जाता है कि पार्टी आपस में एसोसिएटेड है, चाहे ऊपर के कोई भी पॉइंट सेटिस्फाइड ना हो, ये मान लिया जाता है कि पार्टी एसोसिएटेड है। अकॉर्डिंगली TP के प्रोविजन लगेंगे। बस एक चीज़ है, यहाँ पर गुड्स को कवर करा है या सर्विस को कवर नहीं करा? यहाँ पर गुड्स को कवर करा है बेटा, सर्विसेज को कवर नहीं करा। एक ओपन एंडेड पावर दे दी। क्या बोल रहा है बेटा? ये एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज को क्या दी है? Goods. सप्लाई ऑफ Goods and आर्टिकल, सर्विसेज नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स और आर्टिकल टू अदर एंटरप्राइज एंड प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड। AO को लग रहा है बेटा कि प्राइस क्या है साहब? इन्फ्लुएंस्ड है। ये मान लिया जाएगा पार्टी आपस में एसोसिएटेड है। एक ओपन एंडेड पावर हो गई बेटा AO के पास। जहां जहां उसको प्राइस में गड़बड़ लगी एज्यूम कर लेगा वो पार्टी एसोसिएटेड है, पर ये गुड्स का केस कवर करता है, सर्विसेज का नहीं। ओके सर। एम आई क्लियर? जी सर। जे, इसको आपको एग्जाम्पल से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक इंटरप्राइज को इंडिविजुअल ने कंट्रोल कर रखा है, दूसरी इंटरप्राइज को उसी इंडिविजुअल ने या उसके किसी रिलेटिव ने कंट्रोल कर रखा है, तो वो दोनों इंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। एक इंटरप्राइज को दीपक जैन ने कंट्रोल कर रखा है, दूसरी किसी इंटरप्राइज को दीपक जैन या उसके किसी रिलेटिव ने कंट्रोल कर रखा है, तो ये दोनों पार्टीज आपस में क्या मान ली जाएंगी? एसोसिएटेड। मैं डोमेस्टिक के एग्जांपल देता हूं, आप इंटरनेशनल से आपस में जोड़ लेना। दीपक जैन क्लासेस को किसने कंट्रोल कर रखा है बेटा? अपने से। दीपक जैन ने। दीपक जैन क्लासेस पे किसका कंट्रोल है साहब? दीपक जैन का। जैन सन्स टेक्सटाइल, मेरे फादर की शॉप है बेटा टेक्सटाइल की, जैन सन्स टेक्सटाइल, इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? दीपक जैन के रिलेटिव का। यस सर। फादर यस सर। यस यार। यस। तो दीपक जैन क्लासेस और जैन सन्स टेक्सटाइल आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। एक इंटरप्राइज पे इंडिविजुअल का कंट्रोल है, दूसरी इंटरप्राइज पे उसी इंडिविजुअल का या उसके किसी रिलेटिव का कंट्रोल है,
तो ये दोनों पार्टीज आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। क्लियर और नॉट? यस सर। लिखो, Yes, sir. वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल। आप लिख रहे हैं बेटा, वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल एंड अनदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और हिज रिलेटिव। Another enterprise controlled by individual or his relative. Then both enterprise shall be treated as associated enterprise. Both enterprise shall be treated as associated enterprise. कोई दिक्कत? नो सर। No, के sir. के को सुनने पे ध्यान दो, जे से मिलता जुलता है, अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना। एक इंटरप्राइज को एचईएफ ने कंट्रोल कर रखा है, दूसरे इंटरप्राइज को उसी एचईएफ ने कंट्रोल कर रखा है, या उसके किसी को पार्टनर ने या को पार्टनर के रिलेटिव ने। नहीं समझ में आया? हाँ सर। एक एचईएफ को, एक इंटरप्राइज को किसी एचईएफ ने कंट्रोल कर रखा है, दूसरी इंटरप्राइज को बेटा उसी एचईएफ ने या उसके किसी मेंबर ने या मेंबर के रिलेटिव ने कंट्रोल कर रखा है, तो वो दोनों इंटरप्राइज आपस में क्या मान ली जाएंगी बेटा? एसोसिएटेड इंटरप्राइज मान ली जाती है। तो लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, टाइम हो रहा है। वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एचईएफ। थोड़ा जल्दी बेटा। वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एचईएफ। अनदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय such HEF or any member of HEF or relative of member. Another enterprise is controlled by HEF or member of HEF or relative of member. Then both enterprise shall be treated as associated enterprise. Then both enterprise shall be treated as associated enterprise. लिखा? यस सर। एल, यस सर। इसको डायग्राम बना देता हूं। एक इंटरप्राइज या तो फर्म है, या ये इंटरप्राइज क्या है? एओपी है, या ये इंटरप्राइज क्या है? बीओआई है। तो ये तो हो गई एक इंटरप्राइज। एक इंटरप्राइज कोई फर्म है, एओपी है या बीओआई है। दूसरी इंटरप्राइज कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। इसका इसमें अगर 10% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग है, तो ये दोनों इंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। एक इंटरप्राइज फर्म एओपी बीओआई है, दूसरी इंटरप्राइज कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, कोई भी। अगर उसकी 10% या उससे ज़्यादा की प्रॉफिट शेयरिंग है, तो ये दोनों इंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड इंटरप्राइज मान ली जाती है। सर अनदर एंटरप्राइजेस के नीचे क्या लिखा है? एनी पर्सन। याद करने का तरीका ये है, सबसे पहले वाले पॉइंट में कंपनी है, वहाँ 26 या उससे ज़्यादा देखा जाता है। ये सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर फर्म एओपी बीओआई है, यहाँ 10% या उससे ज़्यादा देखा जाता है।
कंपनी के केस में इक्विटी शेयर्स देखने हैं 26 या उससे ज़्यादा, और बेटा इसमें फर्म AOP BY के केस में इक्विटी शेयर्स तो यहाँ होते ही नहीं, यहाँ तो 10% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग। ये हैं टोटल कितने केस हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 12 सर। ये 12 केसेस हैं जहाँ पर दो इंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड मानी जाती हैं। सर एक ये रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होगी इसमें? थोड़ा तेज बोलो बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। सर रिलेटिव की डेफिनेशन इसमें बार बार आ रहा है ना, उनके रिलेटिव। ऊपर रिलेटिव हाँ याद करने की जरूरत नहीं बेटा, डिफाइन कर रखा है पूरा, वैसे तो बुक में मैंने दे रखा है पर याद भी मत करना। मदर फादर ब्रदर सिस्टर असेंडेंट डिसेंडेंट याद करने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ जरूरत होती है वहाँ मैं करवाता हूँ, जैसे गिफ्ट की डेफिनेशन में थी। ठीक है बेटा। ओके सर। ये अपना वाइंड अप हुआ बेटा मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड इंटरप्राइज। यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करनी है बेटा, अभी ले लूँ, बस 2 ही मिनट लगेगी मेरे को। ये 90% और मोर वाला केस है, ये वाला। अरे हाँ करो सर यार, लो में लिखा है बस ये कि 90% है, उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल दिया तो पार्टी आपस में क्या मान ली जाती है, एसोसिएटेड इंटरप्राइज मान ली जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है CA में, उसमें ये है कि 2 केस बना दिए, 90% है उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल दिया है, और 2 केस बनाए, एक में प्राइस इन्फ्लुएंस है और एक में प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं है। किस केस में एसोसिएटेड मानी जाएंगी ये? दोनों के दोनों केसेस में एसोसिएटेड तो 100% आंसर मेरा भी यही है। लो में कहीं लिखा ही नहीं है प्राइस इन्फ्लुएंस के बारे में, इससे नीचे वाले में तो लिखा हुआ है प्राइस इन्फ्लुएंस, यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं है। पर आंसर जो है बेटा वो ये दे रखा है कि 90% और मोर एंड प्राइस इन्फ्लुएंस तो एसोसिएटेड है। सेम क्वेश्चन वो CS में रिपीट हो गया और उन्होंने भी आंसर वही दिया है, तो एग्जाम में हम क्या करके आएंगे, 90% और मोर एंड प्राइस इन्फ्लुएंस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है फिर तो कुछ बोलने की दिक्कत ही नहीं, फिर तो एसोसिएटेड है। अगर वो केवल बोल दे 90% या उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल है, आगे कुछ ना बोले, फिर तो एसोसिएटेड है। पर अगर वो बोल दे कि 2 केस बना दे, प्राइस इन्फ्लुएंस है प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं है, तो भैया फिर ICSI को फॉलो करो, जो उन्होंने आंसर दे रखे हैं, पास उन्होंने करना है। ठीक है ना बेटा, पास मैंने नहीं करना। फिर तो आप भी यही लिख के आना कि प्राइस इन्फ्लुएंस है तो एसोसिएटेड है, प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं है तो एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन मैंने बुक में डाल रखा है बेटा, ये वाला जो आया हुआ है ना, वो करवाऊंगा अभी मैं। सर ऐसे देखे तो ये जो ऊपर के दूसरे केसेस हैं इनका भी हो सकता है सर। मान लो 26% शेयर होल्ड कर रहा हूँ पर मैं प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या बताऊं बेटा, मैं तो खुद आपको बोल रहा हूँ कि मैं तो इंस्टीट्यूट को फॉलो करवा रहा हूँ और गलत पढ़ा रहा हूँ। बुक में देख लेना, बेयर एक्ट भी है, उसमें ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है यार। पर हम एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट हो जाए 100 बातें हैं भाई, पास भी होना है, एग्जाम भी निकालना है। इंडस्ट्री में तो तब जाए जब पहले बेटा एग्जाम क्लियर हो, डिग्री हाथ में आए। नहीं, इंडस्ट्री भी किसी काम की नहीं रहती। नहीं तो आई थिंक आज के लिए बहुत है इतना ना बेटा। यस सर। जी सर। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे।